सभी दर्शन के विद्यार्थियों का शोधार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। इस व्याख्यान का विषय जो है आज हम जिस पर यहाँ पर अध्ययन करेंगे वो विषय है दर्शन के संबंध में पाश्चात्य और भारतीय दृष्टिकोण। क्या दृष्टिकोण है भारतीय मत और पाश्चात्य मत के अनुसार, आइए जाने। दर्शन के संबंध में भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण अलग अलग हैं। पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार, पाश्चात्य परंपरा के अनुसार दर्शन को जो शाब्दिक अर्थ है दर्शन का वो है फिलॉसफी। फिलॉसफी शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का अनुराग, ज्ञान का अन्वेषण, लव ऑफ नॉलेज, या ये कहें कि सर्च फॉर नॉलेज। इस अर्थ में दार्शनिक वह है जो विद्या या का प्रेमी है, जो सत्य का अनुसंधान करता है। प्रत्येक मनुष्य का अपना कोई ना कोई जीवन दर्शन अवश्य होता है, इसलिए सभी लोगों को दार्शनिक कहने में कोई भी अतियुक्ति नहीं है। यह बात दूसरी है कि कुछ लोग उच्च कोटि के दार्शनिक हैं तो कुछ निम्न कोटि के। सभी व्यक्ति अपने अपने ढंग से जीवन यापन करते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति बिना दर्शन के रह ही नहीं सकता। मानव स्वभाव से ही मनुष्य जो है वो विचारशील प्राणी है। प्रकृति में घटने वाली नई घटनाएं उसका ध्यान आकर्षित करती हैं। व्यक्ति उन घटना की व्याख्या करने के लिए उत्सुक हो जाता है। विश्व की उत्पत्ति, उसके विकास, उसके प्रयोजन, ईश्वर का अस्तित्व और स्वरूप, ईश्वर और विश्व के बीच में जो संबंध है, ईश्वर और मनुष्य में जो संबंध है, उनकी समस्याएं हैं, इस विषय में व्यक्ति की बौद्धिक जिज्ञासाएं हमेशा प्रबल रहती हैं। इसके लिए वह दार्शनिक चिंतन आरंभ करता है। इसी आधार पर दर्शन की परिभाषा दी गई है। युक्तिपूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही दर्शन कहते हैं। यह था पाश्चात्य मत। पाश्चात्य मत के अनुसार किसे दर्शन कहा गया है, इसका हमने अभी अध्ययन किया। अब हम जानें कि भारतीय दृष्टिकोण क्या कहता है। दर्शन शब्द का जो प्रयोग है वो तत्व चिंतन के अर्थ में किया जाता है, परंतु इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इस प्रश्न पर सभी विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। आज हम देखते हैं कि दर्शन शब्द का जो प्रयोग है वो तत्व चिंतन के अर्थ में ही सामान्यतः किया जाता है। अब दासगुप्त जो है उनके शब्दों में यथार्थ तत्व विषय ज्ञान के अर्थ में दर्शन शब्द का प्रयोग करने वाले कृणाद वैशेषिक सूत्र में पाया जाता है। दूसरे लोगों के अनुसार वैशेषिक सूत्र उतनी प्राचीन रचना नहीं है। इस तरह से दर्शन जो है वो कहीं शंकराचार्य और उदयन जैसे प्रतिपादकों ने भी दर्शन शब्द का जो प्रयोग है वो तत्व चिंतन के अर्थ में किया। लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ की तरफ हम जाएं तो दर्शन की उत्पत्ति दृष्ट धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना। इसलिए दर्शन का मूल अर्थ हुआ साक्षात अनुभव, विजन ऑफ ट्रुथ। सत्य का साक्षात्कार होने में व्यक्ति वास्तविक एवं मिथ्या का अंतर समझ लेता है। वह अवास्तविकता को पीछे छोड़ना बंद कर देता है, पीछे पड़ना बंद कर देता है। सत्य ज्ञान व्यक्ति को बंधन से मुक्त करा देता है और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ता है। अब यह प्रश्न उठता है कि वह कौन सा सत्य है जिसका साक्षात्कार करने में दर्शन मदद मिलती है। इसके उत्तर में साधारणतः कहा जाता है कि एकमात्र सत्य और भारतीय चिंतन का चरम लक्ष्य है और आत्मा का साक्षात अनुभव आत्मचिंतन है। चार्वाक और बौद्ध को छोड़कर प्राय सभी भारतीय विचारक अपने अपने ढंग से आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए आत्मा के साक्षात्कार को ही मोक्ष कहा जाता है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र का सीधा अर्थ हुआ मोक्ष शास्त्र। यद्यपि दूसरे शास्त्रों में भी ज्ञान मिलता है, तथापि जिस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है वह ज्ञान केवल दर्शन शास्त्र में ही मिलता है। मैक्स मुलर विचारक हुए हैं प्रसिद्ध। उनके अनुसार भारत में दर्शन का अध्ययन करने की सिफारिश इसलिए नहीं की जाती कि वह ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि इसलिए कि वह उच्च उद्देश्य की प्राप्ति करता है, जिसकी प्राप्ति मनुष्य अपने जीवन काल में प्रयत्न कर सकता है। यहाँ सबसे ऊंचे उद्देश्य का अर्थ मोक्ष है। मोक्ष
एक दुख रहित अवस्था है, यानी कि तो मोक्ष शास्त्र, कुछ जो लोग हैं वो भारतीय दर्शन को मोक्ष शास्त्र कहते हैं। इस तरह से दर्शन का जो अर्थ अभी बताया गया है वो सभी भारतीय संप्रदायों में सत्य नहीं उतरता। इस अर्थ का जो मूल है उसमें अद्वैत वेदांत के प्रति हमें ज़्यादा झुकाव मिलता है। अद्वैत वेदांत जो है वो आत्मा को एकमात्र वास्तविक सत्ता मानता है और आत्मा के स्वरूप के साक्षात्कार को ही मोक्ष की संज्ञा देता है। लेकिन चार्वाक जो है वो मोक्ष को नहीं मानता। इस प्रकार मीमांसा दर्शन प्रारंभ काल से ही मोक्ष के प्रति उपेक्षाशील रहे हैं। अतः संपूर्ण भारतीय दर्शन को आत्म साक्षात्कार या मोक्ष शास्त्र के अर्थ में नहीं ले सकते। इस प्रकार दर्शन शब्द के वास्तविक अर्थ को लेकर भी विद्वानों में बहुत सारे मतभेद नजर आते हैं। अब हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि भारतीय और पाश्चात्य जो दर्शन है उनके प्रति जो दृष्टिकोण है उनमें क्या अंतर है। सबसे पहले है कि उत्पत्ति को लेकर क्या अंतर है। पाश्चात्य दर्शन बौद्धिक जिज्ञासा से उसकी उत्पत्ति होती है। व्यक्ति विश्व में घटने वाली प्रत्येक नई घटना का कारण जानने के लिए उतावला रहता है। स्वभाव से ही व्यक्ति चिंतनशील प्राणी है। वह जीवन और जगत के रहस्य को जानने के लिए दार्शनिक चिंतन प्रारंभ करता है। इसलिए पाश्चात्य दर्शन को मानसिक व्यायाम कहते हैं। ठीक इसके विपरीत भारतीय दर्शन की उत्पत्ति मानसिक असंतोष के कारण होती है। भारतीय विचारक विश्व में दुख और बुराइयों की भरमार देखकर एक प्रकार से असंतोष का अनुभव करते हैं। फलस्वरूप चिंतन प्रारंभ होता है। इस तरह से उत्पत्ति को लेकर भी अंतर है। दूसरा अंतर है, पाश्चात्य दर्शन सैद्धांतिक है और भारतीय दर्शन व्यवहारिक है। पाश्चात्य दर्शन को मानसिक कसरत कहा जाता है, जिसका मुख्य लक्ष्य तत्व ज्ञान नहीं है बल्कि दुखों और बुराइयों से दूर करना बताया गया है। इस प्रकार पाश्चात्य दृष्टिकोण सैद्धांतिक है जबकि भारतीय दृष्टिकोण है वो व्यवहारिक है। यानी कि पाश्चात्य दृष्टिकोण का जो मकसद है वो तत्व ज्ञान है, जबकि भारतीय दर्शन तत्व ज्ञान के अलावा एक ऊंचे लक्ष्य मोक्ष की तरफ प्रवृत्त नजर आता है, वो व्यवहारिक दर्शन है। तीसरा अंतर हमें यहाँ नजर आता है कि पाश्चात्य दर्शन का जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक है, परंतु भारतीय दर्शन का जो दृष्टिकोण है वह धार्मिक है। पाश्चात्य दर्शन का लक्ष्य परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। यहाँ आलोच्य विषय को सुविधाजनक परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके लिए वैज्ञानिक विधियों का सहारा लिया जाता है, इसलिए पाश्चात्य दर्शन को विज्ञान मूलक कहते हैं। इसके विपरीत भारतीय दर्शन में व्यक्ति अपने को एक प्रकार बना लेता है और उसे परम तत्व के साक्षात्कार से कोई सुविधा नहीं होती। यहाँ ज्ञाता ही अपने अंदर कुछ परिवर्तन ला देता है ताकि वह सत्य के साक्षात्कार में सफल हो सके। ये साधन उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और वह सत्य के साक्षात करने में समर्थ हो जाता है। ये जो दृष्टिकोण है वह धार्मिक दृष्टिकोण है। पाश्चात्य परंपरा में दर्शन और धर्म को परस्पर भिन्न माना जाता है, परंतु भारतीय परंपरा में दर्शन और धर्म जो हैं वो साथ साथ चलते हैं, साथ साथ रहते हैं। अब जो अगला अंतर हमें यहाँ नजर आता है वो है, पाश्चात्य दर्शन में बौद्धिक ज्ञान की प्रधानता है तो भारतीय दर्शन में प्रतिभ ज्ञान की। पाश्चात्य दर्शन में बौद्धिक बुद्धि को ही यथार्थ ज्ञान का प्रमुख साधन माना गया है। बौद्धिक ज्ञान ही यहाँ सर्वस्व है। परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कराने में बुद्धि को सक्षम माना गया है। जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, देकार्त आदि जो बुद्धिवादी विचारक हैं, इन्होंने बुद्धि को ही ज्ञान मात्र का एकमात्र साधन माना गया है। ठीक इसके विपरीत भारतीय विचारक बुद्धि को परम तत्व के ज्ञान की प्राप्ति में साधन नहीं मानते। बुद्धि की क्षमता सीमित है, इसलिए ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत इसमें बना रहता है। भौतिक ज्ञान सदैव संध्यास्पद होता है, अपूर्ण होता है। भारतीय परंपरा में बुद्धि के स्थान पर आध्यात्मिक अनुभूति को ही ज्ञान का साधन अपनाया गया है। आध्यात्मिक स्तर पर ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में अंतर नहीं रहता।
आध्यात्मिक ज्ञान संदेह रहित है, निश्चित और पूर्ण है। आध्यात्मिक अनुभूति परम तत्व का ज्ञान दिलाने में भी समर्थ है। इस प्रकार पाश्चात्य परंपरा में बुद्धि और भारतीय परंपरा में आध्यात्मिक अनुभूति पर जोर दिया गया है। अगला जो अंतर है वो है पाश्चात्य दर्शन में इहलोक यानी कि दिस वर्ल्ड की बात है, प्रेजेंट टाइम की बात है, जबकि भारतीय दर्शन में भूत, वर्तमान और भविष्य पर जोर दिया गया है। प्लेटो जैसे कुछ विचारकों को छोड़कर सभी पाश्चात्य दार्शनिक किसी भौतिक जगत और वर्तमान काल तक अपना अध्ययन सीमित रखते हैं। वे इस लोक के अलावा किसी अन्य लोक पर ध्यान नहीं देते। दूसरी ओर भारतीय विचारक इस लोक के अतिरिक्त कई लोकों में विश्वास करते हैं। स्वर्ग, नरक आदि का अध्ययन भी यहाँ अनिवार्य रूप से किया जाता है। भारतीय परंपरा में काल को एक अविभाज्य माना जाता है। इसे भूत, वर्तमान, भविष्य में केवल सुविधा अनुसार ही बांट दिया गया है। इसलिए यहाँ काल को एक संपूर्णता में ग्रहण किया गया है। इस प्रकार यहाँ काल में केवल वर्तमान अंश को अपनाकर भूत और भविष्य की उपेक्षा नहीं की गई है। इस तरह से पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता आदि का भी यहाँ पर समर्थन है। इस तरह से ये अंतर हमें यहाँ देखने को मिलता है। पाश्चात्य दर्शन की जो पद्धति है वह विश्लेषणात्मक है, किंतु भारतीय दर्शन की जो विधि है वह संश्लेषणात्मक है। पाश्चात्य विचारक दर्शन को नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, तत्व विज्ञान, धर्म विज्ञान आदि कृत्रिम खंडों में बांटकर अध्ययन करते हैं। ये विधि विश्लेषणात्मक है। दूसरी ओर भारतीय विचारक जो है उसे संपूर्णता में ग्रहण करते हैं। यहाँ दर्शन को तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, नीति शास्त्र आदि कृत्रिम विभागों में तोड़कर अध्ययन नहीं किया जाता। भारतीय परंपरा में तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि का अध्ययन एक साथ किया जाता है। ये जो विधि है वह संश्लेषणात्मक विधि कही जाती है। अगला जो अंतर है वो है कि भारतीय विचारक आध्यात्मवादी हैं, जबकि पाश्चात्य जो दार्शनिक है वो भौतिकवादी है। इस वर्तमान विश्व का अधिक महत्व देने के कारण पाश्चात्य परंपरा में भौतिकवाद का अधिक बोलबाला है। वहाँ खाने पीने, मौज उड़ाने, आत्मा की अपेक्षा शरीर पर अधिक महत्व दिया गया है, जबकि भारतीय जो मत है उसमें आध्यात्मिकता की प्रधानता है। यहाँ शरीर की अपेक्षा आत्मा को, इंद्रिय सुख की अपेक्षा आत्मसंयम को और भौतिक सिद्धियों की अपेक्षा आध्यात्मिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया है। अगली जो विशेषता है वो है कि कभी कभी भारतीय दर्शन को निराशावादी और पाश्चात्य दर्शन को आशावादी कहा जाता है, जबकि ये सरासर इसका आक्षेप जो ये है ये निराधार है। निराशावाद मन की वह प्रवृत्ति है जिसके अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु विषादमय है। इस प्रकार आशावाद मन की वह प्रवृत्ति है जो जगत को आनंदमय देखती है। पाश्चात्य दर्शन को कभी कभी आशावादी और भारतीय दर्शन को निराशावादी कहा जाता है। भारतीय दर्शन में दुखों का विशद वर्णन किया गया है और उसकी इस तरह से इसलिए उसे निराशावादी कहते हैं, परंतु भारतीय दर्शन को निराशावादी नहीं कहा जा सकता। इस दर्शन का आरंभ निराशावाद से अवश्य होता है, परंतु इसका अंत आशावाद में ही होता है। इस तरह से जो हमने अंतर अभी देखे उनको देखने से ऐसा लगता है कि पाश्चात्य और भारतीय दर्शन में जो घोर विरोध है उसका मेल मिलाप असंभव सा दिख पड़ता है, परंतु वास्तव में इसमें कोई मौलिक विरोध नहीं है। आज पूर्व और पश्चिम का अंतर बहुत कम हो गया है। दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में आ रहे हैं। पाश्चात्य और भौतिकवाद से ऊपर उठकर अध्यात्म की ओर आशावादी दृष्टिकोण से देख रहा है। इसी प्रकार भारतीय विचारक में अध्यात्मवाद के घेरे से बाहर निकलकर भौतिकवादी वातावरण के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। राधाकृष्ण और मूर जैसे अनेक विचारक पूर्व और पश्चिम के भेद को मिटाकर विश्व दर्शन की स्थापना में सतत प्रयत्नशील जान पड़ते हैं। दोनों ही दर्शनों में बाहरी जो अंतर है उसके बावजूद कोई मौलिक विरोध नहीं दिखता। विज्ञान और व्यापार के विकास के कारण आज विश्व के राष्ट्रों में मध्यकाल और दूरी का अंतर समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में भारतीय और पाश्चात्य दर्शनों में भी अंतर अत्यधिक कम हो गया है। वो एक दूसरे के पूरक के रूप में देखे जा रहे हैं। इस प्रकार हमने इस व्याख्यान में जाना कि किस तरह से भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोणों में अंतर है। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया।